हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय B2 स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं बच्चे और सीखना सब्जेक्ट के बारे में। ये सब्जेक्ट है BSTC DLED सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो ये कोर्स मैंने बनाया है आपके लिए। इस कोर्स में मैं आपको वीडियो क्लास आपको अवेलेबल कराऊंगा, PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे और पुराने पेपर में मिल जाएंगे। ये कंप्लीट पैकेज आपको नाम मात्र के शुल्क में मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट विजिट करिएगा, वहाँ पे आप इस वेबसाइट को देखना, वहाँ पे शॉप के सेक्शन में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसको परचेज कर सकते हैं बड़े आराम से और नोट्स डाउनलोड करके याद कर सकते हैं और अपने पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ कोर्स से रिलेटेड चीज़ें की। आज अपन इस कोर्स के बारे में जो भी यानी कि आपके जो भी ये सब्जेक्ट है ना बच्चे और सीखना, इसका सिलेबस आज अपन डिस्कस करेंगे। यानी कि आपके सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। और सेकंड अपन डिस्कस करेंगे इंडेक्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पुराने पेपरों में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आज अपन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप अपना जो पूरा माइंड में भी व्यवस्थित तरीके से बना ले और आपका पढ़ाई का जो मानस है वो अच्छे से बना रहे। और आपके एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले आपको रिलेटेड सब्जेक्ट की क्लासेस भी मिलने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि वो क्लासेस नोटिफिकेशन के थ्रू आप तक पहुंच जाए। बाकी अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपके एग्ज़ाम हो जाए फिर आपको क्लास देखने को मिले, तो ऐसा नहीं हो, इसलिए अभी से ही आप बेल आइकन प्रेस कर देना सब्सक्राइब करके। यस, सबसे पहले अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं। कौन सी सब्जेक्ट? बच्चे और सीखना। 100 नंबर का आपके पेपर होता है और इंटरनल एग्ज़ाम आपके 30 नंबर के होते हैं जो आपके कॉलेज से नंबर जाते हैं। और एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो बाहरी एग्ज़ाम होते हैं आपके जिला डाइट कॉलेज में या डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने। ये पेपर होगा आपके 70 नंबर का। तो टोटल 100 नंबर का पेपर इस तरीके से आपके होता है। इकाई नंबर 1 की बात करें तो इकाई का नाम है सीखना। ठीक है, सबसे पहला इसमें बता रखा है सीखना क्या है। दूसरा इसमें बता रखा है ज्ञान का निर्माण कैसे होता है और कौन कौन से तरीके होते हैं। अगला पॉइंट दे रखा है स्कूल में आने वाले बच्चे क्या क्या सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और अगले पॉइंट में दे रखा है सीखने की प्रक्रिया में अभिभावक और शिक्षकों की क्या क्या भूमिका होती है। तो ये हमने यूनिट नंबर 1 की बात की जिसमें ये 5 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सभी पॉइंट को यानी कि ये जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग एक वीडियो क्लास में आपको कोर्स में अवेलेबल कराऊंगा जिसमें मैं आपको सारा मटेरियल पढ़ा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 में पहला पॉइंट है बुद्धि की अवधारणा। दूसरा जो पॉइंट है वो है अभिप्रेरणा की व्याख्या। और तीसरा जो पॉइंट है वो है अभिभावकों एवं शिक्षकों से क्या क्या अपेक्षाएं होती है। तो इन 3 पॉइंट की मदद से आप इस यूनिट को पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। फिर अपन बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 का नाम है व्यवहारवाद एवं संज्ञानवाद। सबसे पहला जिसमें पॉइंट है वो है व्यवहारवाद की धारणा। व्यवहारवाद क्या होता है उसके बारे में इसमें दे रखा है। ठीक है, उसके अलावा इसमें दूसरा दे रखा है संज्ञानवाद की धारणा। व्यवहारवाद और संज्ञानवाद पर ये पूरी यूनिट आपकी केंद्रित है। अगली जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 4। इसका नाम है सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। सबसे पहला बिंदु इसमें दे रखा है मस्तिष्क में सूचनाओं के आधार पर ज्ञान का निर्माण किस प्रकार होता है। उसके अलावा सूचना प्रसंस्करण मॉडल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें कुछ नहीं है, कंप्यूटर के जैसे अपना दिमाग काम करता है वो इसमें दिखा रखा है। अगला पॉइंट इसमें दे रखा है सीखने सिखाने में स्मृति की क्या भूमिका होती है, यानी कि मेमोरी का क्या मुख्य रोल होता है, कौन कौन सी मेमोरी होती है, किस प्रकार उसमें डेटा स्टोर होता है अपने दिमाग में, है ना। तो ये यूनिट अगर आप पढ़ेंगे तो एज ए टीचर आप बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे और बच्चों के माइंड को भी रीड कर पाएंगे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ इस यूनिट को आप जरूर पढ़ना। यूनिट नहीं पढ़ पाए तो सूचना प्रसंस्करण मॉडल को जरूर पढ़ लेना। इसी में अगला पॉइंट है सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत और इसके शिक्षित निहितार्थ क्या है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। इसमें दे रखा है सीखने में समाज की भूमिका। अब सीखने और समाज में क्या क्या संबंध है उसके बारे में बात कर रहा है। दूसरी बात कर रहा है एल्बर्ट बेंडूरा। किसके बारे में? एल्बर्ट बेंडूरा के बारे में। और सामाजिक संज्ञान का इसने जो सिद्धांत दिया था किस तरीके से बच्चों को इसने सही टेक्निक देने का, तो उसके बारे में ये इतने पॉइंट है तो सारे आप जरूर देख लेना। इसमें स्वनियमन और स्वकुशलता का प्रश्न कई बार पूछा गया है, आप इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। इसके अलावा इसमें एक और नाम है लेव वाइगोत्स्की, तो इसके बारे में भी आप पढ़ ले। इन्हें सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, इसको आप जरूर पढ़ें। और इसमें कुछ और सब मिनी पॉइंट है, इनको भी आप अच्छे तैयार कर लें। ठीक है, नेक्स्ट
अब बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 का नाम है भाषा एवं सोच। सबसे पहला पॉइंट है बच्चे और उनकी भाषा, यानी बच्चे किस प्रकार भाषा को सीखते हैं। संप्रेषण की अवधारणा, यानी बच्चे कम्युनिकेट किस प्रकार करते हैं। तीसरा है संप्रेषण के प्रकार, यानी संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं। और चौथा है भाषाई विकास के विभिन्न परिप्रेक्ष्य। तो इस तरीके से हम इस यूनिट को बड़े आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। कुछ और पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं, उनको भी देख लेते हैं। 230 यस, भाषा एवं सोच के बारे में इसमें दे रखा है। भाषा के विकास में परिपक्वता का क्या महत्व है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का क्या रोल है, ये इस यूनिट में दे रखा है। बहुभाषिकता क्या है, बच्चों के लिए किस प्रकार उपयोगी है, ये कॉन्सेप्ट भी इसमें दे रखा है। शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ये पॉइंट भी इसमें दे रखा है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 7 की। यूनिट नंबर 7 का नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इस यूनिट से विशेष करके प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि एज ए टीचर आपको इन बच्चों की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और ध्यान नहीं रखेंगे तो आप एक अच्छे टीचर नहीं कहलाएंगे। तो पहली बात, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या होते हैं, इसका अभिप्राय। दूसरा, इनकी पहचान हम कैसे करते हैं, और ये में कुछ शक्ति, अपंगता या सक्षमता होती है, उसके प्रति हमें सामाजिक दृष्टिकोण कैसा रखना है। या फिर अगला बिंदु है समावेशी शिक्षा की अवधारणा कौन कौन सी है। तो इस तरीके से हम इस बिंदु को क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। एक और बिंदु इसमें दे रखा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति शिक्षकों और अभिभावकों की क्या भूमिका है। इसको स्टार लगा लेना, ये आपकी इस बार परीक्षा में जरूर आएगा। ठीक है, पहले से मैं बोल रहा हूँ ये प्रश्न आने वाला है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट, अगला जो यूनिट है वो है खेल। पहला बिंदु दे रखा है खेल की समझ, यानी कि बच्चों को में खेल की किस प्रकार की समझ होती है। दूसरा बिंदु इसमें दे रखा है विभिन्न संदर्भों में खेल का प्रभाव, यानी कि खेल का बच्चों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, वो सारे बता रखे हैं। अगला इसमें दे रखा है खेल बच्चों को समझने, सीखने, सिखाने तथा विकास में खेलों का क्या महत्व है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से अलग अलग प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। अगला बिंदु इसमें दे रखा है अभिभावकों एवं शिक्षकों की क्या भूमिका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूनिट आपके समाप्त हो जाएगी, 8 यूनिट। और रात को 12-12, 1-1 बजे तक जग के मैं आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। और इस बार मैंने कोर्स बना दिए, और कुछ स्टूडेंट कोर्स ले भी रहे हैं, तो आप भी एक बार कोर्स जरूर विजिट करें हमारी वेबसाइट पे जाके। आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में कहीं पर भी लिंक मिल जाएगा। और यदि आपने कोर्स परचेज कर लिया, उसके बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस वेबसाइट पर अपना जो प्रेम है वो दिखाया है, अपना भरोसा, विश्वास दिखाया है। और हम आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे, और हमेशा आपके साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। इसके अलावा रीड में भी मैं आपके बहुत अच्छी तैयारी कराने वाला हूँ। चलिए अब बात कर देते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स में वो सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे जो पुराने पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न को अथवा में 3 बार दे रखा है, यानी कि इस प्रश्न को एक बार इस तरीके से पूछ लिया, एक बार इस तरीके से पूछ लिया, एक बार इस तरीके से पूछ लिया, और एक बार इस तरीके से पूछ लिया। यानी कि एक प्रश्न को 1, 2, 3, 4, 5 बार पूछ लिया है। तो मैं एक प्रश्न को एक ही बार पढ़ूंगा, आप अथवा वाले ऑटोमेटिकली समझ जाना, ताकि क्या है कि आपको पता लगेगा कि लैंग्वेज किस प्रकार बना के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है आपके सामने यूनिट नंबर 1 से, वो है सीखने की क्षमता को लेकर हमारे समाज में चलने वाली धारणाओं का तुलनात्मक विवेचना करनी है। ठीक है, तो इस प्रश्न के जो देखो ये जितने भी प्रश्न है ना, इन सभी के उत्तर मैं आपको एक पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा। अगर आप कोर्स परचेज करेंगे तो आपको वो पीडीएफ ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। उस पीडीएफ को आप पढ़ ले आराम से, 45-50 पेज की पीडीएफ होगी। उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते तो मैं डेफिनेटली मान के चलता हूँ कि आप 80+ स्कोर कर लेंगे, क्योंकि अधिकतर प्रश्न हमारे पीडीएफ से आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा और अच्छा स्मार्ट कलेक्शन बनाया है आपके लिए। ठीक है, तो आंसर्स आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगे। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, ओनली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, मेरी बात समझ गए? आप कमेंट में मत लिखना कि सर आंसर कहाँ है, आंसर कहाँ है, मैंने पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट, अगला है सीखने की क्षमता के संबंध में प्रतिपादित मुख्य मान्यताओं के बारे में बताना है। तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से कुत्ते बाहर आवाज़ कर रहे तो आप इस चीज़ को इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पास क्या है, मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो क्या है कि टाइम कम मिलता है। और ऐसा टाइम जिस समय रात के 12-1 बजती है, उस समय मेरे को क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है ज्ञान निर्माण के संदर्भ में अनुभववादी और बुद्धिवादी अवधारणाओं का तुलनात्मक आकलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञान की प्राप्ति के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न दे रखा है स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चे क्या क्या जानते हैं। ठीक है, यानी कि उनको क्या क्या पता रहता है, अरे भाई पहले ही वो घर में रहे हुए हैं मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, तो थोड़ा बहुत नॉलेज उनको होता है, कुछ कुछ वो सीख जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, सीखने को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। इसको मैं अभी से आपके स्टार कर रहा हूँ, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ये प्रश्न आपके आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यस, ये क्वेश्चन आप कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको लगे तो आप उनको लिख भी लेना ताकि आपकी अच्छे से हेल्प हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, सीखना क्या है, सीखने में शिक्षक और अभिभावकों की भूमिका उल्लेख करें। तो कर सकते हैं, देखो इसको कई टुकड़ों में भी प्रश्न को पूछा गया है, तो आप सीखना टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े बड़े आराम से दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन है, विद्यालय का वातावरण बच्चों के सीखने की दृष्टि से बाल मित्र बन सके, इस हेतु शिक्षकों द्वारा किए जाने वाला प्रयास बताइए कि शिक्षक क्या क्या प्रयास करता है। तो शिक्षक कई सारे प्रयास करता है, इसको आप अपने मन से कर सकते हैं, इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 है सीखना, बुद्धि और अभिप्रेरणा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, बुद्धि की अवधारणा क्या है, इसके ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में बताओ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड है, इसमें बिने साइमन का बुद्धि परीक्षण भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसमें बता रखा है कि गिलफर्ड के द्विआयामी सिद्धांत को सचित्र समझाओ। द्विआयामी सिद्धांत इसने कैसे, हाँ त्रिआयामी सिद्धांत इसने ऐसे बनाया था, मैं देखो मेरे बनाना भी मैंने सीखा था, ऐसे बनाया था इसने ऐसे। ठीक है, इस लाइन को इसने ऐसे सेट किया था, ऐसे सेट किया था, ऐसे सेट किया था, इनको ऐसे सेट किया था, ऐसे सेट किया था, ऐसे सेट किया था। थोड़ा थोड़ा मेरे को याद है, देखो आप भी ऐसा बना सकते हो। मैंने बहुत प्रयास किया है बनाने के लिए, मैंने बोला पहले मैं सीख लेता हूँ फिर तुम्हें सिखा दूंगा, तो मैंने ये सीख लिया। देखो अब इसमें ऐसी लाइनें आएगी, देखो ये देखो, अब है ना इसमें आडी लाइनें आप ऐसे बॉक्स बना दें। ठीक है, फिर इसने 3 जो डिवाइडेशन दिए थे ना उनको लिख ले। पहला डिवाइडेशन आपको यहाँ पे लिखना है, दूसरा डिवाइडेशन आपको यहाँ पे लिखना है, और तीसरा डिवाइडेशन आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस प्रकार आप डिवाइडेशन कर सकते हैं। अब ये त्रिआयामी सिद्धांत क्या है, ये मैंने नोट्स में डिटेल में समझा रखा है, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। नोट्स परचेज करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है, 2 पार्ले जी खाओ और नोट्स ले, बात बराबर है। बुद्धि की अवधारणा के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की व्याख्या करो, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो अभिप्रेरणा क्या होती है, इसको मोटिवेशन कहते हैं, और आज के समय यूट्यूब पर बहुत तगड़ा मोटिवेशन चल रहा है। ठीक है, जिसमें कई लोग तो मोटिवेशन के चक्कर में लूट लेते हैं, बोले नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू को, ऐसे अपन कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भैया यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 की बात करें तो इसका नाम है व्यवहारवाद एवं संज्ञानवाद। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न आएगा, दूसरे प्रश्न पढ़ो नहीं पढ़ो इसको जरूर पढ़ लेना। पावलोव के अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत को प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आप इसको समझा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं अगली स्लाइड की। यस, इसमें दे रखा है सीखने की व्यवहारवादी विचारधारा को स्पष्ट कीजिए तथा स्किनर के सक्रिय अनुबंध सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एक बार तो मेरे को नहीं लग रहा याद होते हैं, मैंने 3 बार पढ़ा तो फिर मेरे को याद ही नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या है। तो इसका मतलब आपको चार बार तो इसको पढ़ना पड़ेगा। और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे कि आज ही इस क्लास को देख रहे होंगे, उनके अभी नोट्स भी उनको देखने होंगे, तो इस क्लास के खत्म होने के तुरंत बाद आप जाओ और अभी अपना कोर्स परचेज करो। स्किनर बॉक्स की संरचना का वर्णन, कार्य प्रणाली सब कुछ समझाओ, ऐसे बता रखा है। ठीक है, अगला दे रखा है पुनर्बलन क्या है, स्किनर के सिद्धांत से पुनर्बलन को स्पष्ट करते हुए इसकी विवेचना करो। तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो इसमें दे रखा है, जीन पियाजे के सिद्धांत के मुख्य संप्रतियों की व्याख्या करते हुए स्कीमा की अवधारणा को समझाओ। स्कीमा कुछ नहीं है, बच्चा किसी बोतल को देखता है, प्लास्टिक की बोतल को, तो उसके मन में प्लास्टिक का बोतल का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद दोबारा वो कभी 2 साल बाद अपने मतलब कभी भी स्टील की या कांच की बोतल देखता है तो उसके दिमाग में उसका भी स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर उसका दिमाग होता है उस चीज़ को समायोजित करता है कि यार पहले मैंने प्लास्टिक की देखी थी, अब कांच की देख रहा हूँ, तो फिर सोचता है यार ऐसी बोतल भी हो सकती है। फिर इसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपनी जो जानकारी उसको अपडेट करता रहता है। ये स्कीमा, इसकी ज़्यादा कुछ नहीं, इतना सा लिख दिया तो एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे नंबर दे देगा। बिल्कुल ऐसी ही क्लासें आपको अपने जो कोर्स है उसमें मिलने वाली है, बड़े आराम से मैं आपको मजे के साथ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है इसमें। अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर नहीं दे रखा है, अथवा में पढ़े हुए सारे। और अब बात कर रहे थे अपन यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो इसका नाम है सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। सबसे पहला प्रश्न इसमें दे रखा है, मस्तिष्क की संरचना का वर्णन। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है।
अगला प्रश्न इसमें देख रहा है, सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत द्वारा समर्थियों के कितने स्वरूपों का वर्णन किया गया है, ये भी बता सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। सूचना प्रसंस्करण मॉडल इसी से रिलेटेड है। अगला है, लघुकालिक एवं दीर्घकालिक स्मृति के उदाहरण दीजिए, तो दे सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मेरे को कठिन लगते नहीं। कुल मिला के मैं आपको जो गेस्ट पेपर अवेलेबल कराऊंगा उसको ही आपने पढ़ लिया तो आपका सारा काम हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें दे रखा है, बचपन में सीखी गई कुछ बातें क्यों याद रह जाती है और कुछ बातें हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, इसीलिए हमको याद रह जाती है, और कुछ बातें अपन याद नहीं रख सकते। याद रखने के विभिन्न तरीके कौन कौन से, ये चीज़ें भी आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप बात करते हैं भैया यूनिट नंबर 5 की, सीखने में समाज की क्या क्या भूमिका है, बताइए। हाँ, इससे पहले आप मेरे को एक प्रश्न का जवाब दे देना कि भैया आप 1 वीक सीरीज से पढ़ रहे हैं या फिर किताब से पढ़ रहे हैं, ताकि मेरे को पता लगे कि मेरे को अपना स्टडी मटेरियल आपके लिए किस प्रकार तैयार करना है। ठीक है। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, प्रेक्षण द्वारा सीखने से संबंधित बेंडूरा के सिद्धांत की व्याख्या कर सकते हैं। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बेंडूरा के अनुसार सीखने में समाजीकरण की क्या भूमिका है, ये प्रश्न तैयार कर लेना, ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेंडूरा के सामाजिक संज्ञान सिद्धांत के शैक्षणिक निहितार्थ का उल्लेख करो, तो कर सकते हैं कि शिक्षा में इस सिद्धांत का क्या उपयोग है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की मूल अवधारणा समझाइए, तो ये प्रश्न भी मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है। ठीक है। जब पेपर आएगा तब एक और क्लास में लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने प्रश्न अपने स्टडी मटेरियल से आए हैं। अगला जो प्रश्न है वो है भाषा एवं सोच, अगली जो यूनिट है वो है भाषा एवं सोच। इसमें बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संप्रेषण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए बच्चों की आयु के साथ संप्रेषण के तरीकों के क्या बदलाव है, बताइए। दूसरा जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं वो है, नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किस प्रकार होता है। तीसरा जो प्रश्न है वो है, भाषा विकास के परिप्रेक्ष्य में व्यवहारवादी संज्ञानवादी विचारधाराओं का विश्लेषण करो। चौथा जो क्वेश्चन है वो है, भाषा विकास में परिपक्वता के महत्व को विस्तार पूर्वक समझा, इसको पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। ये देखो कई तरीके से इसको पूछ रखा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता से क्या अभिप्राय है, बहुभाषिकता का उपयोग कक्षा में किस प्रकार किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और अगला जो प्रश्न है वो है, बच्चों के भाषा विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ये भी आपको क्या बतानी आनी चाहिए। ठीक है। तो मेरी बात समझ गए आप? यस। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अगला जो क्वेश्चन इसमें, अगली जो यूनिट इसमें दे रखी है उसमें दे रखा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। सबसे पहला प्रश्न इसमें अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि परिवार और समाज के सदस्यों का दृष्टिकोण सामान्यतः विशेष क्षमता वाले बच्चों के प्रति कैसा होता है, क्या वर्तमान में उनके दृष्टिकोण में बदलाव परिलक्षित होता है, तो ये आपको बताना आना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। शिक्षा की मुख्य धारा के साथ उनको जोड़ रखा है और उनके लिए अलग से क्लास नहीं लगाई जाती है। समावेशी शिक्षा का डेवलपमेंट उन्होंने कर रखा है, ये सारा बता सकते हैं। ठीक है। अलग थलग उनको नहीं रखा गया है। अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। शिक्षक को सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करना चाहिए, उसको अलग फीलिंग नहीं आवा देनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। अगला प्रश्न दे रखा है, विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में समावेश में क्या क्या चुनौतियां होती है। सबसे पहली दिक्कत ये होती है कि जिस कारण वो विशेष स्टूडेंट में आता है वो उनके बहुत दिक्कत करती है, जैसे बैठने में समस्या या फिर चीज़ों को समझने में समस्या, बहुत सी दिक्कतें आती है, फिर भी टीचर सारी चीज़ों को सोल्व कर लेता है। अगला प्रश्न, अगली यूनिट देखते हैं, सीधी यूनिट नंबर 8 की बात करें तो इसका नाम है खेल। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, पियाजे और वाइगोत्स्की के खेल के सिद्धांत का विवरण दे सकते हैं आप, बहुत आसान है। अगला जो प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है, खेल मात्र खेल नहीं है, बालक के व्यक्तित्व विकास में अपनी स्पेशल भूमिका निभाता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वो दे रखा है, बच्चों के विकास में खेलों की क्या भूमिका है, या बड़े आराम से समझा सकते हैं किस प्रकार खेल के माध्यम से बच्चे अपना जो डेवलपमेंट है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें दे रखा है, आपके परिवेश में आयु, लिंग, सामाजिक वर्ग, संस्कृति खेलों किस तरह प्रभावित करते हैं, उदाहरण सहित बताना है, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने अगला प्रश्न एक और डिस्कस कर लेते हैं, बच्चों को समझने, सीखने, सिखाने, विकास में महत्व क्या है, इसको स्पष्ट करना भी आपको आना चाहिए, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये थी मेरी तरफ से आपके सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास।
कुछ बच्चे जिनको सिलेबस के बारे में नहीं पता या जिनके पास किताब है पर उनको ये नहीं पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कोशिश की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने की। और नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी शायद एग्ज़ाम के दिन, पीडीएफ में आज ही अभी अपलोड कर दूंगा 10 मिनट में। आप कोर्स इनरोल करके पीडीएफ से याद कर सकते हैं, नहीं तो आप इंतज़ार करना एग्ज़ाम के दिन की। ठीक है, शाम को 7-8 बजे मैं आपके लिए एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें पूरी किताब आपको याद करा दूंगा, पूरी किताब को आपके दिमाग से एक बार निकलवा लूँगा और आप मेरी उस क्लास को बड़ी ध्यान से देख लेंगे तो आपके ये फालतू के टेंशन ख़त्म, आप अच्छे नंबर लेके आ जाएंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। कोर्स की फ़ीस इसीलिए रखी है कि मेरे को अपलोडिंग करने में भी एक्स्ट्रा नेट डालना पड़ता है, उसके लिए रखी है। आप 10-15 फीस जमा कराएंगे तो इससे क्या होगा, अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी और सभी दोस्तों को फ़ायदा मिलता रहेगा। तो बिल्कुल बिना किसी झिझक के आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। और बस समाप्त। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।